हेलो, केमिस्ट्री कॉपी निकालिए। हेलो। तो हमने बताया क्या था? देखिए, समस्थानिक भी बता दिया था, संभारित बता दिया था, और सम इलेक्ट्रॉनिक बता दिया था, सम न्यूट्रॉनिक बता दिया था, और नाभिक का आयतन, परमाणु भार। तो जो है क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा था कल? समस्थानिक, संभारित, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, तो बताया था। अब देखो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे कि जैसे मान लो नाभिक के अंदर की बात करें, तो 1H1 को छोड़कर, 1H1 को, जितने भी नाभिक होते हैं सब में न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन तो सब में होता है, लेकिन न्यूट्रॉन केवल एक ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, बाकी सब में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो अगर हम नाभिक की बात करें तो धनावेशित होता है। नाभिक क्या होता है? धनावेशित। और यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, इनका सामूहिक नाम न्यूक्लियन होता है। सामूहिक नाम क्या होता है? अब जैसे मान लो इसको छोड़ दो, अगर 1H1 को छोड़ दो, हाइड्रोजन को छोड़ दो, जैसे मान लो हीलियम की बात करें, तो अगर हीलियम की बात करें तो कितने प्रोटॉन होंगे? दो। और कितने न्यूट्रॉन होंगे? देखो, प्रोटॉन दो होंगे और चार में से दो घटाओगे तो न्यूट्रॉन भी कितने होंगे? दो होंगे। अब आप लोग कूलाम का नियम तो पढ़े हो कि प्रोटॉन प्रोटॉन को धक्का देता है, प्रोटॉन प्रोटॉन का। और ये भी जान रहे हो कि इसका घनत्व बहुत ज्यादा है, मतलब 10 की घात 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसका मतलब एक बहुत सकरा सा प्लेस है, बहुत छोटा सा प्लेस है जिसमें ये न्यूक्लियन भरे हुए हैं। कौन भरा है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरे हैं, इसका मतलब कौन भरा है? न्यूक्लियन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरा है, इसका मतलब कौन भरा है? न्यूक्लियन भरा है। तो ये बताओ, प्रोटॉन धनावेशित है, प्रोटॉन धनावेशित है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित करेंगे। अब अगर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो बताओ, इतना कम, इतनी छोटी साइड है, इतनी छोटी साइड, साइज कितनी? 10 की घात माइनस 15 मीटर। सोचो, नाभिक का आकार तो बहुत छोटा है, और अगर बहुत कम दूरी है, इनके बीच बहुत कम दूरी है, तो एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, बहुत कम। अब बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगाएंगे तो नाभिक को छेद करते हुए कहां चला जाना चाहिए? तो प्रोटॉन बाहर तो जाता नहीं, प्रोटॉन बाहर जाता नहीं। अब अगर प्रोटॉन प्रोटॉन को धक्का दे रहा है, अभी भी फिर भी जो है नाभिक का अस्तित्व है कि नाभिक बना है, प्रोटॉन बाहर नहीं जा रहा, इसका मतलब इससे भी कोई प्रबलतम बल है जो एक दूसरे को क्या किए? मतलब इस वैद्युत प्रतिकर्षण बल के अतिरिक्त, वैद्युत प्रतिकर्षण बल के अतिरिक्त कोई ऐसा भी बल है जो दोनों को क्या किए हुए हैं? आकर्षित किए हुए। उस विशेष प्रकार का जो बल होता है उसका नाम है नाभिकीय बल। क्या नाम है? नाभिकीय बल। ये नाभिकीय बल प्रकृति का बल अलग से है, क्योंकि प्रकृति में बल कई है, NEWG, यानी, तो नाभिकीय बल अलग बल होता है, सबसे प्रबलतम बल होता है। प्रकृति में चार बल पाए जाते हैं, 1 2 3 4। ये बलों में से सबसे प्रबलतम बल यही होता है। ये ना तो वैद्युत बल होता है, ना तो ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ना तो ये चुंबकीय बल होता है। ये विशेष प्रकार का बल है जो सिर्फ नाभिक के अंदर, नाभिक के अंदर प्रोटॉन को प्रोटॉन से बांधे रखता है, न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन से बांधे रखता है, प्रोटॉन को प्रोटॉन से बांधे रखता है। नहीं तो प्रोटॉन प्रोटॉन धक्का दे तो बाहर ना चला जाए। तो कहने का मतलब नाभिक के अंदर प्रोटॉन को प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से बांधे रखने वाले बल का नाम है नाभिकीय बल। क्या नाम है? तो अगर आपसे पूछा जाए नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों को बांधे रखने वाले बल को कहते हैं, नाभिक के अंदर प्रोटॉन को प्रोटॉन से, नाभिक के अंदर प्रोटॉन को प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? नाभिकीय बल। लिखिए, नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों को आपस में, न्यूक्लियनों को आपस में बांधे रखने वाले, रखने वाले बल को, बल को कहते हैं, कहते हैं, इसको कहते हैं नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, या इसी को प्रबल बल कहते हैं। नाभिकीय बल बोलो या इसी को प्रबल बल कहते हैं। नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों को, न्यूक्लियन मतलब समझते हो? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सामूहिक नाम न्यूक्लियन होता है। तो प्रोटॉन को प्रोटॉन से बांधे रखने वाला बल, न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन से बांधे रखने वाला बल, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से बांधे रखने वाले बल को क्या बोलते हैं? नाभिकीय बल। तो प्रकृति में कुल कितने बल पाए जाते हैं? चार। तो चारों बलों में से एक ये बल है, समझे, सबसे प्रबलतम बल है। और अगर पूछा जाए प्रकृति का सबसे दुर्बलतम बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे प्रबलतम यही है, तो लिख लो, जो है नाभिकीय बल प्रकृति का बल है। नाभिकीय बल प्रकृति का प्रबलतम बल है, प्रकृति का नेचर का प्रबलतम बल है, ठीक है, प्रकृति का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। नाभिकीय बल लघु परासीय बल है, लघु मतलब छोटी दूरी के लिए वैलिड है, लघु परासीय बल है। लघु परासीय समझे, ये केवल नाभिक के अंदर काम करता है। कितनी दूरी तक काम करता है? केवल 10 की घात माइनस 15 मीटर दूरी तक। कितनी दूरी तक? तो नाभिक के बाहर काम नहीं करता। प्रोटॉन अगर बाहर कर दिए जाएंगे, अगर एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन से कुछ दूरी पर बाहर दिया जाएगा तो नाभिकीय बल नहीं काम करेगा। नाभिकीय बल सिर्फ नाभिक के अंदर काम करता है। कहां पर? तो नाभिकीय बल जो होता है, जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, इसलिए इनका लघु, लघु मतलब छोटा, और परासीय मतलब रेंज, इसकी रेंज बहुत छोटी होती है, इसकी रेंज बहुत बड़ी नहीं होती है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल दीर्घ परासीय बल है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? मतलब वो छोटी दूरी के लिए भी लगता है और बड़ी दूरी के लिए भी लगता है। मतलब अगर बस में दूर दूर होंगे तभी गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, लेकिन ये जो नाभिकीय बल है ये वही काम करता है। कहां? नाभिक के अंदर। और नाभिक के अंदर जानते हो नाभिक की साइज कितनी है? 10 की घात माइनस 15, जो कि बहुत छोटा है, तो इसलिए इसको कहते हैं शॉर्ट रेंज। बोलते हैं शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज का मतलब होता है लघु परासीय बल। क्या बोलते हैं? लघु परासीय बल होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, प्रकृति का बल होता है। कैसा होता है? सबसे प्रबलतम। और ये जो बल है, ध्यान दो, ये कोई वैद्युत बल नहीं है, समझ लेना, ये अलग बल है। तो नाभिकीय बल अवैद्युत बल है। नाभिकीय बल वैद्युत बल नहीं होता, वैद्युत बल नहीं है। ये ना समझ लेना कि नाभिकीय बल कोई वैद्युत बल है, ठीक है। नाभिकीय बल चुंबकीय बल नहीं है, ना ही चुंबकीय है ये। नाभिकीय बल चुंबकीय बल नहीं है, चुंबकीय बल नहीं है। नाभिकीय बल वैद्युत बल नहीं है, नाभिकीय बल चुंबकीय बल नहीं है, ठीक है। और नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, अलग बल है ये।
गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। नाभिकीय बल ना तो वैद्युत बल है, नाभिकीय बल ना तो चुंबकीय बल है, नाभिकीय बल ना तो गुरुत्वाकर्षण बल है। तो देखो जो वैद्युत ना हो उसको कहते हैं आवैद्युत, क्या बोलते हैं? जैसे जो सदिश ना हो उसको क्या बोलते हैं? अदिश। तो आवैद्युत है, नाभिकीय बल आवैद्युत है, नाभिकीय बल अचुंबकीय है और नाभिकीय बल आगुरुत्तीय है। आ लिखा हुआ मतलब नहीं, आ मतलब नाभिकीय बल ये विशेष प्रकार का प्रकृति का प्रबलतम बल है। नाभिकीय बल ना तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, नाभिकीय बल ना ही वैद्युत बल होता है, नाभिकीय बल ना ही क्या होता है? नाभिकीय बल ना ही वैद्युत बल है, ना ही चुंबकीय बल है, ना ही गुरुत्वाकर्षण बल है। ये प्रकृति के बल अलग है, वैद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल अलग है और गुरुत्वाकर्षण बल अलग है और ये नाभिकीय बल अलग है। तो इसकी रेंज बताइए नाभिकीय बल की कम की ज्यादा? इसकी जो है जो रेंज है वो कम है। जैसे आप लोगों ने देखा गुरुत्वाकर्षण बल के सूत्र में ऐसा आया था कि नहीं? अच्छा, वैद्युत बल के सूत्र में ऐसा आया था कि नहीं? ऐसे चुंबकीय बल के भी सूत्र में ऐसा आता है, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम। क्या बोलते हैं? तो चाहे वैद्युत बल हो, चाहे चुंबकीय बल हो, चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो, सब व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। कौन कौन से? वैद्युत बल हो, चुंबकीय बल हो, गुरुत्वाकर्षण बल हो, ये सब किसका पालन करते हैं? व्युत्क्रम वर्ग के नियम का। किसका? लेकिन जो आपके पास नाभिकीय बल है ये इस प्रकार का कोई पालन, मतलब ये सारे बल वैद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सब व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। लेकिन जो नाभिकीय बल होता है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता। देखो नाभिकीय बल, नाभिकीय बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता है। नाभिकीय बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता। एक क्वेश्चन और है इसमें, नाभिकीय बल की उत्पत्ति का कारण, नाभिकीय बल की उत्पत्ति का कारण जो होता है पाई मेसान, पाई मेसानों का विनिमय, पाई मेसानों का विनिमय। ये कहना इनका ये है, एक वैज्ञानिक थे उनका नाम था युकावा। क्या नाम था? उन्होंने कहा कि जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है वो न्यूट्रॉन में बदलता रहता है। किसमें बदलता रहता है? प्रोटॉन स्थायी कण है, न्यूट्रॉन भी क्या है? स्थायी है। भाई परमाणु के मूल कण कितने हैं? मूल कण मतलब स्थायी कण कितने हैं? 3। परमाणु के, पूरे परमाणु के मूल कण कितने हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो युकावा ने कहा जो नाभिक के अंदर 2 मूल कण है वो आपस में बदलते रहते हैं, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता रहता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन, और बदलने की क्रिया में एक अस्थायी कण और उत्पन्न होता है। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जा रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जा रहा, तो ये तो स्थायी कण है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? स्थायी है। तो एक अस्थायी कण और उत्पन्न होता है, अनस्टेबल पार्टिकल, अस्थायी कण और उत्पन्न होता है, उसका नाम इन्होंने कहा पाई मेसान। क्या बोलते हैं? पाई मेसान। तो जो नाभिकीय बल है, इन्हीं नाभिकीय बल जो आता है प्रोटॉन प्रोटॉन को बांधे रखता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को बांधे रखता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधे रखता है। इसका जो मुख्य वजह है वो ये है, पाई मेसानों का विनिमय। क्या है? पाई मेसानों का विनिमय। उत्तर याद रखना, पाई मेसानों का विनिमय, पाई मेसानों का विनिमय। ठीक है, विनिमय, विनिमय लिखना है, विनिमय होता है। ठीक है, अब सुनो एक मिनट, यहाँ पर इसके बारे में बताया था युकावा के अनुसार, वैज्ञानिक है ना, युकावा के अनुसार ये बात लिखी जा रही है। युकावा के अनुसार, युकावा ने बताया था कि नाभिकीय बल क्यों उत्पन्न होता है, नाभिक में प्रोटॉन प्रोटॉन को क्यों बांधे रखता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को क्यों बांधे रखता है, प्रोटॉन प्रोटॉन को क्यों बांधे रखता है, एक बल लगता है, उस बल का नाम नाभिकीय बल है। नाभिकीय बल क्यों आता है? पाई मेसानों के विनिमय के कारण। ये उत्तर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाभिकीय बल की उत्पत्ति का कारण जो है पाई मेसानों का विनिमय है। उसका विनिमय है, इसके बारे में ज्यादा नहीं जानना, बस केवल इतना याद रखो। पाई मेसान के बारे में ज्यादा ना जानो, बाकी केवल इतना जान लो, अनस्टेबल पार्टिकल होता है। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो स्थायी कण है, लेकिन ये कण जो होता है, मतलब 3 छोड़ दो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन छोड़ दो, बाकी परमाणु के किसी भी कण का नाम लिया जाएगा, परमाणु के किसी भी कण का नाम लिया जाएगा तो उसको अस्थायी बोलोगे। क्या बोलोगे? 3 ही अनस्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या रहते हैं? स्थायी। बाकी इनके अलावा जो होंगे सब क्या होंगे? अनस्टेबल होंगे। किसी का नाम ले लीजिए, जैसे बीटा कण, पॉजिट्रॉन, बीटा कण, पॉजिट्रॉन, पाई मेसान, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। समझे बात कि नहीं? मतलब जो है अगर हम बात करें स्थायी कण, किसकी बात करें? अगर स्थायी कण की बात करें तो ये 3 ही जो नाम जानते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये परमाणु के स्थायी कण है, न्यूट्रॉन, ये स्थायी कण कहते हैं, इनको मूल कण कहते हैं। और जो परमाणु के अस्थायी कण है, अनस्टेबल पार्टिकल, परमाणु स्थायी कणों से भी मिलकर बना होता है और अस्थायी कणों से मिलकर बना होता है, कुछ अनस्टेबल पार्टिकल से भी मिलकर बना होता है। जैसे हमने कहा बीटा कण, क्या कहा? बीटा कण, पॉजिट्रॉन, 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 और इसके बाद जो है पाई मेसान, पाई मेसान जो भी नाम लिया, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो सुना था, एंटी न्यूट्रिनो, ये अनस्टेबल पार्टिकल है। कुल मिला के जो 3 आपने जाना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो तो स्थायी कण है, उनके अलावा किसी और का नाम लिया जाए, उनके अलावा किसी और का नाम लिया जाए तो उनको क्या बोलते हैं? अनस्टेबल पार्टिकल। जैसे बीटा कण परमाणु का अस्थायी कण है, पॉजिट्रॉन नाम है, ये भी अनस्टेबल पार्टिकल है, पाई मेसान ये भी अनस्टेबल पार्टिकल है, न्यूट्रिनो भी अस्थायी पार्टिकल है, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो हो गया, एंटी न्यूट्रिनो हो गया, ये सब अनस्टेबल होते हैं। ये सब क्या होते हैं? ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है, परमाणु के अनस्टेबल पार्टिकल कहलाते हैं। ठीक है, और स्थायी वाले कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये स्थायी हैं, इन्हीं को मूल कण कहते हैं, और ये अनस्टेबल वाले हैं, ये अनस्टेबल पार्टिकल कहलाते हैं। ठीक है, स्थायी कणों में कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन्हीं को मूल या मौलिक कण कहते हैं। और जैसे बीटा कण है, पॉजिट्रॉन है, पाई मेसान है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, इनको अनस्टेबल पार्टिकल ऑफ एटम कहते हैं, परमाणु के अस्थायी कण होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं, और ये वाले स्टेबल वाले होते हैं। एक टर्म आता है एएमयू, क्या चीज? इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू जो शॉर्टकट है,
एएमयू का फुल फॉर्म जो है ये शॉर्टकट फॉर्म है, और इसका फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। इसको हिंदी में कहते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक या इकाई। परमाणु द्रव्यमान मात्रक बोलो या परमाणु द्रव्यमान इकाई बोलो। एएमयू, एएमयू जो होता है, जैसे हम कहते हैं किलोग्राम, क्या लिखते हैं हम, लिखते हैं ग्राम, हम लिखते हैं मिलीग्राम, ये सब किसका मात्रक है? किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, ये किसका मात्रक है? ये यूनिट ऑफ मास है। यूनिट ऑफ मास मतलब द्रव्यमान का मात्रक है। तो जैसे किलोग्राम से परिचित हो, द्रव्यमान की इकाई है, ग्राम द्रव्यमान की इकाई है, मिलीग्राम द्रव्यमान की इकाई है, वैसे ही एएमयू भी मास की ही यूनिट है। किस यूनिट है? ऐसे समझो, जैसे हम कहते हैं किसी क्षण की लंबाई 15 है, कितना है? अगर किसी क्षण की लंबाई 15 है तो इसका अर्थ है, अगर हम कहते हैं 15 मीटर है, क्लियर है? तो अगर 15 बोलने से अर्थहीन था तो 15 मीटर बोलने से अर्थपूर्ण हुआ कि नहीं? जैसे 11 यानी सोडियम होता है 23, और अगर हम कहते हैं 23 है, अगर हम कहते हैं सोडियम का भार कितना है 23, तो हमें लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं। अगर इस सिद्धांत को फॉलो करें भौतिक विज्ञान, 15 मीटर बोलोगे तभी तो अर्थ होता है। बताओ, अगर हम कहते हैं 15 मीटर है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, तभी तो अर्थ होगा। अगर दो बोल देता, द्रव्यमान 2 है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। अगर हम कहते हैं कि सोडियम का भार 23, मुझे लगता है कि सही नहीं बोल रहे हैं, तो 23 के साथ जो बोला जाता है उसे एएमयू कहते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे बहुत बार सुना होगा ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसका अनुभार आपने 98 निकाला, अब बोल रहे हो अनुभार, अब बोल रहे हो 98, इसका मतलब कहीं ना कहीं मीनिंगलेस है। इसका मतलब 98 क्या? अगर कोई पूछे 98 क्या, अरे भाई यूनिट तो बताओ, इसकी यूनिट होगी एएमयू, और 23 क्या? एएमयू। पहली बार सुन रहे हो, जो सुनाएंगे वही सुनोगे। 23 एएमयू, गलत नहीं पढ़ रहे हो, 23 है तो 23 गलत पढ़ रहे हो ना, वो तो अर्थहीन है भौतिक विज्ञान से। अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? अब जैसे हाइड्रोजन का सही सही परमाणु भार 1.008 यू, यू मतलब एएमयू, यू मतलब चाहे यू लिखा हो और चाहे एएमयू लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। एएमयू को पूरा एएमयू ना लिख के यू लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? यू। इस यू की मीनिंग होती है एएमयू, इसका पूर्ण रूप होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो सबसे पहली बात, एएमयू द्रव्यमान की इकाई है। एएमयू किसकी यूनिट है? तो अगर हम एएमयू की बात करें तो यह द्रव्यमान का मात्रक है। किसका मात्रक है? अगर देखा जाए फिजिक्स भी तैयार हो रही है, केमिस्ट्री भी। भाई 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्यमान की इकाई है? निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्यमान की इकाई है? देखो, लिखा जाएगा सेकंड, क्या लिखा जाएगा? और लिखा जाएगा यहाँ पर केल्विन, क्या लिखा जाएगा? केल्विन। और यहाँ सी लिखा जाएगा एम्पियर, या एम्पियर छोड़ो, यहाँ पर एएमयू लिख दें, और चौथा लिख दें इनमें से कुछ नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब अगर ना पढ़े होते तो सब ये 100%, एक आध लोग हो सकता है सही कर ले तुक्का से, 100% लोग क्या करते? अगर ना पढ़े होते तो उनके दिमाग में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम चल रहा, या ग्राम चल रहा, या मिलीग्राम चल रहा, ये तो सेकंड है, ये तो केल्विन है, एएमयू तो कहीं था ही नहीं। ये तो कहेंगे एएमयू तो कहीं हमने सुना ही नहीं, पहला चैप्टर सर ने पढ़ा दिया मात्रक विमा, वो कहीं मिला नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो दोनों कन्फर्म में नहीं होगा, तो यही होगा। ये तो बड़ा आसान था। और जब एग्जाम सेंटर के बाहर आएंगे, सर आप यूनिट और डायमेंशन पढ़ाए थे, बहुत आसान है, द्रव्यमान का मात्रक पूछ लिया, और चौथे एक को था ही नहीं तो चौथा ना नाप दिया, सब मैंने टिक किया। अब अगर पेपर फाड़ के आता तो मुझे समझ में आता है ना, पेपर जब देखते समझ में आ जाता, और जब पेपर नहीं मिलता तो हम क्या समझते? भाई अब द्रव्यमान का मात्रक आया तो कौन नहीं सही कर पाएगा? अध्यापक को तो यही समझ में आएगा, सभी करके आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ आ जाता है एग्जाम में, तो अब आप सही कर ले जाओगे। समझे बात कि नहीं? यह द्रव्यमान का मात्रक है, एएमयू द्रव्यमान का मात्रक है, यूनिट ऑफ मास। एएमयू को सिंपली यू कहते हैं, एएमयू को साधारणतया यू कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सुना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? और ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है। तो अगर ये ऊर्जा का मात्रक है और ऊर्जा का मात्रक जूल भी है, तो बोलो इसका संबंध जूल से होगा कि नहीं? इसका संबंध हमने कहा था 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है कि नहीं? क्लियर? अब ये बताओ जरा, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक था और ये जूल भी ऊर्जा का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में संबंध होता है या नहीं होता? अब ये बताओ, एएमयू मास की यूनिट है और किलोग्राम भी किसकी यूनिट है? इसका मतलब एएमयू और मास किलोग्राम में रिलेशन होगा कि नहीं? ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक। एक और उदाहरण, जैसे कैलोरी, कैलोरी ऊर्जा का मात्रक है, जूल भी ऊर्जा का मात्रक है, तो कैलोरी और जूल में संबंध होता है। कैलोरी और जूल में संबंध, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में संबंध होता है। जैसे केडब्ल्यूएच ऊर्जा का मात्रक है और जूल भी ऊर्जा का मात्रक है, एक केडब्ल्यूएच में 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। मतलब ऊर्जा के जितने भी मात्रक होंगे उन सबका संबंध जूल से होगा। जैसे एक अर्ग में 10⁻⁻7 जूल होता है। ऊर्जा के जितने भी मात्रक देखने को मिलेंगे सबका अपने बाप से संबंध होगा। समझे बात नहीं? ये बाप है मेन। समझे जूल क्या है? मतलब ऐसा ही पद्धति से कि मात्रक से संबंध रखेगा। क्या है, कोई गिरा क्या? देखो देखो, है गिरा तो कोई जरूर है। तुम कैसे देख लियो? गिरा था ना? चलो इधर देखो, तो सुनो इधर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक, कैलोरी ऊर्जा का मात्रक, केडब्ल्यूएच ऊर्जा का मात्रक, अर्ग ऊर्जा का मात्रक, इन सबका, इन सभी बेटों का संबंध जो है अपने बाप से तो होना है कि नहीं है? सबको पता। तो अब अगर एएमयू या यू अगर द्रव्यमान की इकाई है, तो इन सभी का संबंध, चाहे ये हो चाहे कोई और हो, अगर मास की यूनिट है तो उसका किलोग्राम से संबंध होगा। तो एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक या एक एएमयू बराबर होता है 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम सोचो, मतलब एक एएमयू कितना छोटा चीज है,
10 की घात हाँ लगभग प्रोटॉन के मास की इक्वल है, लगभग ये प्रोटॉन के मास की इक्वल है, लगभग न्यूट्रॉन के मास की इक्वल है, तो बहुत छोटी बात है, एएमयू बहुत छोटा है। एएमयू अब ऐसा हमने क्यों बोल दिया? देखो अंदर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते कि नहीं रहते? हर प्रोटॉन का मास होता है और हर न्यूट्रॉन का मास होता है, वो संख्या लिखी होती ना कि मास। एक्चुअल में वो ऊपर क्या लिखा होता है? टोटल संख्या लिखी होती, समझ लेना बात को। जो परमाणु भार नाम जरूर लिखते हैं, वैसे परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या दोनों अलग है, अगर इस पर चर्चा की जाए तो दोनों सेम नहीं है। द्रव्यमान संख्या वो संख्या है, द्रव्यमान की संख्या मतलब 23 संख्या है, 23 एक नंबर है, विदाउट यूनिट अगर हम बोलेंगे, अगर हम बिना मात्रक के 23 बोलेंगे तो वो द्रव्यमान संख्या है, लेकिन अगर हम 23 यू बोल देंगे तो परमाणु भार है। लेकिन आपके स्तर में, आपके स्टैंडर्ड में दोनों का मतलब एक ही समझ में आता है, द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार दोनों का अर्थ एक ही माना जाता है, जबकि दोनों का अर्थ एक नहीं है। संख्या एक नंबर है, नंबर ऊपर जो लिखा होगा वही नंबर, और जो है भार, भार निकालना पड़ेगा ना भाई। कुल मिला के 23 अगर है तो 23 प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के है, और प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर ही होता है। अगर एक पेन का मूल्य 4 रुपए तो 4 का कितना होगा? 4 इंटू 4, 5 का कितना होगा? 5 इंटू 4। अगर एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम है, तो बताओ 23 ऊपर लिखा तो 23 का कितना होगा? 23 यूं नहीं हो जाएगा, तब वो परमाणु भार आएगा। क्या आएगा? परमाणु भार अलग है, द्रव्यमान संख्या अलग। ठीक है, लेकिन तुम्हें समझना क्या है, एक ही समझना, हमने बता दिया बात। जब 23 बोलेंगे तो द्रव्यमान संख्या होती है, और 23 यू बोलते हैं तो परमाणु भार हो जाता है। ठीक है, तो एक एएमयू में 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, एक एएमयू या एक यू में इतना किलोग्राम होता है। लिख लिया? समझ लिया कि नहीं भाई? एएमयू यू ही होता है, और एक एएमयू द्रव्यमान का मात्रक है, और इसमें जो है इतने किलोग्राम होता है, एक एएमयू इतने किलोग्राम के बराबर होता है। एक बात और सुन लो, बताएं कि ना बताएं? बात ये है कि जैसे हमने 6C12 बताया था, 6C13 बताया था, और 6C14 बताया था, ये कार्बन के समस्थानिक है। किसके समस्थानिक है? और ये जो कार्बन 12 वाला समस्थानिक, समस्थानिक तो 3 है, 1 2 3, ये जो कार्बन 12 का समस्थानिक है, इसके एक एटम का, कितने एटम का? इसके एक परमाणु का जितना द्रव्यमान हो, इसके हर परमाणु का द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा? इसके एक परमाणु का द्रव्यमान जितना हो, अब कितना हो ये भी बात समझ में आना चाहिए। 6C12, अच्छा बताओ न्यूक्लियन कितने हैं? द्रव्यमान संख्या कितनी है? 12। अगर कहते हैं परमाणु भार कितना है? 12 यू, इसके 12 हिस्से कर दो, क्या बचा? एक यू का मतलब एक एमयू, तो इसकी परिभाषा है एमयू की, कार्बन 12, कार्बन 12 समस्थानिक, कार्बन 12 मतलब सारे कार्बन नहीं, ये स्टैंडर्ड परिभाषा है, प्रमाणिक परिभाषा होती है, कुछ परिभाषाएं स्टैंडर्ड होती हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में परिभाषाएं सुना मार्शल के अनुसार, इनके अनुसार, फलाने के अनुसार, वो परिभाषाएं उनकी, उनका कथन होता है, तो वो स्टैंडर्ड परिभाषा की बात मैं कर रहा हूँ। कार्बन 12 समस्थानिक, कार्बन के कई सारे समस्थानिक 12 वाला लेना, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को 12 से भाग दोगे तो 12 टुकड़े हो गए, मतलब एक परमाणु का जो भार है, जो द्रव्यमान, उसको कितने भागों में बांटना है? एक भाग जो मिलेगा उसे ही एएमयू कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मतलब कार्बन 12 है, उसका एक एटम ले लो, एक एटम का जो भी वेट है वो ले लो, उसके 12 हिस्से टुकड़े कर दो, 12 हिस्से कर दो, एक हिस्सा जो मिलेगा उसे ही कहते हैं एएमयू। कार्बन 12 समस्थानिक, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के भार के 12वें भाग को एएमयू कहते हैं। क्या कहते हैं? एएमयू की परिभाषा बता रहे हैं, देखिए कार्बन 12 समस्थानिक, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के भार के 12वें भाग को कहते हैं, 12वें भाग को कहते हैं एएमयू, परमाणु द्रव्यमान इकाई। कार्बन 12 समस्थानिक ले लो, उसका एक परमाणु ले लो, उसके 12 टुकड़े कर दो, जितना द्रव्यमान है उसका एक हिस्सा जो होगा, उसी एक हिस्से का नाम क्या होगा? एएमयू। क्या होगा? कार्बन 12 का समस्थानिक ले लो, उसका एक परमाणु लीजिए, कार्बन 12 समस्थानिक के कितने परमाणु? एक परमाणु का जो भी भार है उसके कितने टुकड़े करना पड़ेगा? 12, एक हिस्सा जो होगा उसे क्या कहेंगे? एएमयू कहेंगे। अच्छा, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जानते ही होगे? आइंस्टीन, आइंस्टाइन, आइंस्टीन का मतलब आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? ई बराबर, सबको मालूम है। अच्छा, कौन ये चाहता है आइंस्टीन जैसा हो जाए? इसमें कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि वो आइंस्टीन बन जाए? कितने सोचते हैं? हाँ तो करो, कौन चाहता है कि हम आइंस्टीन बन जाए? मतलब ऐसा कुछ हो जाए कि मतलब आइंस्टीन ना हो पाए तो उनके थोड़ा आसपास हो जाए। अगर आइंस्टीन आइंस्टीन तो नहीं बन सकते हो, लेकिन हाँ कौन चाहता है? हाँ तो करो ना पटेल, कोई नहीं चाहते हो, तब कहीं पढ़ रहे हो? तो हम पढ़ाना बंद कर दे रहे हैं भाई, दिन प्रतिदिन सीख रहे हो, बहुत चीजें, बहुत नॉलेज हो रहा है, तो किस लिए कर रहे हो फिर? कितने लोग सोच रहे हैं कि हम आइंस्टीन बन जाए? क्यों जिसान, चाह रहे हो? सच बोलो अंदर से। एक देखो काल्पनिक बातें मैं कर रहा हूँ, देखो दुनिया में एक आदमी जो होता है, हर आदमी अपना अपना यूनिक होता है, आइंस्टीन तो नहीं कोई हो पाएगा, लेकिन हाँ जो कौन कौन चाहता है कि हम ऐसा काश हम भी ऐसे हो जाए? बताओ, तुम लोग बोलते नहीं हो कभी, अच्छा नहीं लगता। कौन कौन चाहता है? अरे हम कुछ कह तो रहे हैं, हम कुछ उत्तर देना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं। हाँ खड़े हो जाओ,
और कौन? देखो सुनो, आइंस्टीन होना आसान, आइंस्टीन जो है अगर बन जाएंगे तो काम घट जाएगा कि काम बढ़ जाएगा? मालिक बनने से, घर का मालिक अगर कोई बन जाए, अच्छा जो घर में जो मालिक होते हैं जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो जो है जो आइंस्टीन बनेगा तो जाहिर सी बात उसको बहुत काम करना पड़ेगा, तमाम सारे रिसर्च करने पड़ेंगे कि नहीं? तो ये दो लोग हैं जो मतलब ये बहुत मेहनत करेंगे, और इसका मतलब बाकी लोग मेहनत नहीं करना चाहते। खाली दो लोग हैं। आइंस्टीन बनने का आशा ये है कि जो है कार्य बहुत करेंगे, काम बहुत करेंगे, लगातार दिन रात सोते जागते हर समय सोचना पड़ेगा, और कभी इनके जीवन में शांति नहीं मिलेगी, कभी कभी इनको शांति नहीं मिलेगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसा देखो बने, बने कि नहीं बने? वो भी प्रयास किए होंगे वैसा बने, खूब मेहनत किया, खूब नाम है, हर जगह नाम है, हर व्यक्ति के सामने उदाहरण के रूप में आते हैं, हर कोई एग्जाम्पल बताता है। तो देखो बेटा, आइंस्टीन जो बन गए, इतना दिमाग उनको मिल गया था कि उन्होंने काम बहुत किया। तो आइंस्टीन अगर कोई बन रहा है, ये मान लो अगर वो प्रयास कर रहा है, तो उसको कार्य भी बहुत करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, काम से भागोगे नहीं। आइंस्टीन ने स्वयं जो है, हमने सुना है, आइंस्टीन ने सुना है, किसी ने बताया है, तो जो है जब उनकी अंतिम मरने वाले थे, तो उस समय उन्होंने खुद, क्योंकि विज्ञान पे तो काफी काम किया ही, विज्ञान पे और विज्ञान वेदों से निकला है, उन्होंने अंतिम समय पे यही बोला था, अब की बार अगर मेरा जन्म हो, मनुष्य अगर हमें बने भगवान से, उन्होंने कहा था कि हमें जो है आइंस्टीन न बनाना। उन्होंने स्वयं कहा था, मरते समय उन्होंने खुद ये बात बोल दिया था कि आइंस्टीन न बनाना, क्योंकि मालिक बन गए थे। ना जाने कितना जो है खोज हो गई, सोचो, ई बराबर एमसी स्क्वायर, अभी भी ये समीकरण सिद्ध नहीं हो पाया, ई बराबर एमसी स्क्वायर। अगर ये सिद्ध हो जाता, ये देखो रावण ने सिद्ध, रावण के पास ये था ज्ञान, आइंस्टीन, रावण तो आइंस्टीन से भी ज्यादा था। ई बराबर एमसी स्क्वायर मतलब कह सकते हो, क्या कह सकते हो, यम बराबर, यहाँ देखो अगर ई बराबर एमसी स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगर हम देखें यम का मान ई बटा सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा? अब सोचो पुष्पक विमान रावण का कितनी तेज चलता था, तो सुनने में आया, जो बताते हैं लोग कि वो तो प्रकाश के वेग से भी ज्यादा चलता था, और प्रकाश के वेग और आइंस्टीन तो केवल प्रकाश के वेग तक पहुंच पाए, और वो तो कितना पहुंच गया था। अभी क्लियर नहीं हो पाया, अभी केवल इतने क्लियर है कि द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों अलग अलग संरक्षण नहीं है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है, ऊर्जा द्रव्यमान में। आइंस्टीन बनने का मतलब ये काम करना पड़ेगा, और कुछ एक दो लोगों को तो बनना भी पड़ेगा, एक दो लोगों को बनना पड़ेगा, और नहीं बनोगे तो काम कैसे चलेगा? समझे बात कि नहीं? भाई आइंस्टीन का नाम देखो लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर राइटिंग लिखते हैं, तो आइंस्टीन बनेगा उसका नाम लिखा जाएगा, लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? तो ठीक है, दो लोग बनना चाहते हैं, सब ना बनो, है ना, दो लोग मालिक रहेंगे, बाकी ये सब पूरी जिम्मेदारी देखेंगे। मतलब फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक वही की तो आती है, एक ही फर्स्ट आएगी, एक सेकंड आएगी, बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? तो वही उदाहरण के रूप में दो लोग, ये फर्स्ट आ गए वो सेकंड आ गए, या वो फर्स्ट आ गए सेकंड आ गए, बाकी इसका मतलब तुम लोग थर्ड मान लियो, क्या मानो? हाँ, आराम से लोग अपना ला करके अपना बढ़िया कमा के दे, तुम लोग खाओ आराम से, क्यों? अब ये बताओ, ये सूत्र तो सबको पता है, ई बराबर एमसी स्क्वायर, लायो मसाला साला, क्यों? बंडल आया, चेक होगा। हम तो कल आने वाले थे, हम कल आने वाले थे, लेकिन हमने कहा भी जाएंगे, अभी ये सब सोते मिलेंगे और वहां भी मारना शुरू कर दें, क्या फायदा, इसीलिए नहीं गए। ई बराबर एमसी स्क्वायर, तो देखो इधर देखो, द्रव्यमान ऊर्जा में बदल सकती है, और ऊर्जा, द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों एक दूसरे के क्या है, समतुल्य है। अब ये बताओ एएमयू द्रव्यमान है कि नहीं? अगर हम आपसे पूछें 1 किलोग्राम द्रव्यमान, बैठ जाओ, अगर हम कहें 1 किलोग्राम द्रव्यमान के समतुल्य ऊर्जा कितनी होगी, तो आप क्या लगाओगे? एमसी स्क्वायर लगाओगे, और एम का मान कितना रखोगे? 1, और सी का मान 3 गुणे 10 की घात 8 का होल स्क्वायर। प्रकाश का वेग कितने होता है, तो 3 का वर्ग कितना, 10 की घात 8 का वर्ग 16 हो जाएगा, 10 की घात 8 गुणे 10 की घात 8 इतना जूल हो जाएगा। इसका मतलब 1 किलोग्राम द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के समतुल्य है? 9 गुणे 10 की घात 16 जूल। मतलब द्रव्यमान दिया हो, क्या दिया हो, और उसके समतुल्य ऊर्जा पूछा जाए, तो आपको फार्मूला क्या लगाना पड़ेगा? ई बराबर एमसी स्क्वायर। ई बराबर, अब द्रव्यमान के रूप में अगर एएमयू ले लें, क्या ले लें? एएमयू में जानते हो 1.66 × 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है। अगर इसके समतुल्य ऊर्जा निकालना चाहें तो क्या करोगे? ई बराबर एमसी स्क्वायर, और यम का मान 1.66 × 10 की पावर -27 सी स्क्वायर, 3 गुणे 10 की घात 8 का स्क्वायर, 9 गुणे 10 की घात 16, ये किसमें आएगा? जूल में। किसमें आएगा? और इस जूल को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लो। किसमें बदल लो भाई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, ये सब ऊर्जा का मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पहले कुछ भी लिखा हो, जैसे हम कहते हैं किलोग्राम, ग्राम के पहले किलो लगाओ तो भी द्रव्यमान है, ग्राम के पहले मिली लगाओ, मिलीग्राम, तब भी द्रव्यमान है। जैसे हम कहते हैं एम्पियर धारा है, उसके पहले मिली लगा दो, मिली एम्पियर धारा, माइक्रो एम्पियर धारा, नैनो एम्पियर धारा। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पहले मिलियन लगा दें, क्या लगा दें, या बिलियन लगा दें, तो होगा तो ऊर्जा ही। इस ऊर्जा जूल वाली ऊर्जा को किसमें बदलना है? किसमें बदलना है? तो हल करने के बाद उत्तर जो आता है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। कितना आता है? 931, हल करने की जरूरत नहीं, केवल ये पॉइंट याद करने की जरूरत है। एक एएमयू द्रव्यमान के समतुल्य ऊर्जा, एक एएमयू द्रव्यमान के समतुल्य ऊर्जा कितनी होती है? 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिखो, एक एएमयू द्रव्यमान के समतुल्य ऊर्जा, एक एएमयू द्रव्यमान के समतुल्य ऊर्जा होती है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो एमईवी लिखा है इसका मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 या 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक एएमयू के समतुल्य ऊर्जा, किसके समतुल्य ऊर्जा है? एएमयू। एएमयू किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। ठीक है, बाकी बातें बाद में।
चलिए अच्छा बताइए ए प्लस बी का होल क्यों बताओ। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस, कैसा नो। अच्छा बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा बताओ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, कैसा नो। अच्छा बताओ ए क्यू प्लस बी क्यू किसके बराबर होगा। ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, कैसा नो। बोलो कोई दिक्कत है क्या। अच्छा बताओ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस, बोलो 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 बोलो, समझ रहे हो बात। दो ही चार मोहल्लों में आवाजें आई, मोहल्ले शांत हो गए, दूर दूर तक आवाज नहीं आई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अच्छा बताना साइन 15 का मान बता दो। अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन साइन 15 का मान किसके बराबर होता है। कॉस 15, कॉस, क्या बात कर रहे हैं यार, 75 बोल रहा हूं मैं। अरे 75 बोल रहा हूं भाई, लिख क्या होगा तो कॉस 15 का मान बताओ कितना होगा, किसके बराबर होता है। याद कैसे रखते हो 15 को। साइन में 45 प्लस 45 माइनस 30, यस नो। अब कॉस में माइनस होता है तो क्या होता है, यस नो। बोलो कॉस 15 का मान किसके बराबर होता है। कोई दिक्कत है बताओ। साइन 105 का मान किसके बराबर होता है। हाँ सही बात कह रहा है, साइन 105 किसके बराबर होगा, क्योंकि 90, बोलो 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 बोलो, 105 को ले सकते हैं नहीं सकते और 90 पे अनुपात, तो साइन क्या हो जाएगा कॉस 15, और कॉस 15 बोले तो 45, तो माइनस का क्या हो जाएगा, तो रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 2, या चलो कॉस 105 बोलो, चलिए बोलो साइन 15, या चलो सोच लो सोच लो समझे, खेला हो गया। कॉस 105 मतलब होता है 90 प्लस 15, या सर देख कौन से चतुर्थांश में, दूसरे, दूसरे में कॉस कैसा होता है, बोलो 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 बोलो, और साइन 15 का कितना रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 2, तो फिर ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2। कहीं ना कहीं आपसे गलती हो सकती थी इसमें, चांस था ज्यादातर लोगों का, या चलो तो फिलो फिलो मत रहो, फिलो में दिमाग भी लगाओ। कॉस 105 क्या किसके बराबर होगा, साइन 15। जब कॉस 105 की बात आती है तो 90 प्लस और किस चतुर्थांश में, और दूसरे में कॉस कैसा होता है, इसलिए उल्टा लिख दिया हमने, रूट 3 माइनस 1 लिख के ना लिख के क्या लिख दिया 1 माइनस रूट 3, क्योंकि माइनस भीतर घुसेड़ दिया, समझा कि नहीं। बोलो डायरेक्ट लिखवाया था मैंने टेन 15 का मान किसका मान, बोलो बोलो 2 माइनस था शायद। अब मान लो जब हम सब लोग भूल गए, हम भी भूल गए और तुम भी भूल गए, तो 15 कर सकते हो 45 माइनस 10 में जैसा होता है वैसा ही आता है। अब हमने तुरंत तुमसे कहा 10 75 का मान किसका मान, तो इसको क्या लिखोगे 45 प्लस, तो इसका आंसर क्या आएगा, यस चलो तो 10 75 का मान कितना होगा 2 प्लस क्या होगा, 2 प्लस क्या होगा, क्या होगा 2 प्लस किसका मान, किसका मान, बोलो 10 15 का मान, बोलो 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 10 a प्लस बी का सूत्र नहीं पूछ रहे हैं, कॉट a प्लस बी का सूत्र बताओ, अब बताओ बोलो। हाँ चलो मोहल्ला नंबर 4, उल्टा होता है, क्या होता है, आओ 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 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a, नीचे माइनस होता है किसमें 10 में, 10 का उल्टा तो नीचे वाला ऊपर, लेकिन लेकिन मोहल्ला नंबर 3 बताओ, कॉट a कॉट b माइनस 1 तो हजम हो गया, अब बताओ कॉट a इंटू कॉट b है क्या, कॉट a प्लस कॉट b, अरे भाई मोहल्ला नंबर 2 बोलो, कॉट a कॉट b प्लस 1 अपॉन कॉट, और चुप रहो मोहल्ला नंबर 2, कॉट a खत्म हो गए नहीं हो गए। जिस लड़के ने ये कहा था ना कॉट बी प्लस कॉट ए, उन्होंने कहा ए वो सही बोला था, क्योंकि प्लस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब बात कॉट की आती है किसकी आती है, तो कॉट बी माइनस कॉट ए, ये स्टार पॉइंट था, क्या था स्टार पॉइंट, तब उसमें अरे बात रही है ए प्लस में वही होता है, हैबिट सही करनी है हैबिट, नहीं तो इसमें तुम चले जाओगे, का मामला प्लस का माइनस माइनस का, यस हेलो, तो कॉट का फिर से सुन लेना, इसी हिसाब से आपको तैयार करना है, कॉट बी प्लस कॉट, क्यों प्लस में तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस में हैबिट बनानी पड़ेगी, नहीं तो ज्यादातर लोगों ने कॉट ए माइनस कॉट बी फ्लो फ्लो में बोला था, क्योंकि ये 10 का होता है उल्टा, तो ये रिवर्स भी होता है, क्या होता है, तभी तो देखो ना, तभी क्या पहले कॉट ए कॉट बी आ रहा है, तो इसमें आता किसमें लास्ट में तो आता है, इधर सरका के रिवर्स हो गया, तो ये भी रिवर्स हो गया, तो 10 ए माइनस 10 बी और ये कॉट बी माइनस कॉट ए, यस नो, फिर से बोलिए कॉट ए प्लस बी का सूत्र, यस ओके प्लस का माइनस, और कॉट ए माइनस बी का कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, बोलो। अच्छा अब आपसे कोई कहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कॉट 15 भी निकाल सकते हैं, आप कॉट 75 भी निकाल सकते हो, आप कॉट 105 निकाल सकते हो, तो पूरी क्लास कॉट 105 निकालो, निकालो सभी लोग अपनी कॉपी पर कॉट 15 कॉट 75 और कॉस 105 तीनों के मान लिखें, जैसी जो मर्जी हो, कतई ना लिखो आंसर ही लिख दो, क्योंकि पेपर में तो आंसर चाहिए, गोला भरवाना है।
कॉट 15 बहुत ही आराम से 45 माइनस 30 किया होगा, ठीक है। फिर क्या किया, कॉट ए माइनस बी, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉट ए कॉट बी, और बेटा कैसे प्लस 1, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, ये होता है फार्मूला। जिनको नहीं याद है फिर देख लो, कॉट ए माइनस बी का फार्मूला, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट, कॉट 45 का मान 1 और कॉट 30 का मान √3 और कॉट 3 का मान 30 का √3, सही है, ये तो आया ही करता था। तो फिर अब यहां से हमने क्या कहा था, कौन सी विधि बताई थी, रेशनलाइजेशन, परमीकरण। परमीकरण क्या होता है, जो नीचे जो लिखा है हर में प्लस से गुणा और प्लस से, और तुरंत वर्ग फार्मूला होल स्क्वायर बन जाएगा, ये होल स्क्वायर बन गया और ये वर्ग फार्मूला बन गया, तो 3 √3 3 हो जाएगा -1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2 √3, कईयों का विकेट यहाँ गिर गया था, कईयों का 3 में से क्या 2, 4 प्लस 2 √3 बटे 2, कई कॉमन लेने में सोचते रहे, जिंदगी बीत रही उनकी सोचते सोचते, और फिर बाद में हल हो गया तब लगा यार सरल था यार, बस थोड़ा थोड़ा माइनर मिस्टेक हो रही थी, तब 2 प्लस √3, ये दिक्कत है इस आवाम की, 2 प्लस √3, कॉट 15 का मान क्या है, आवाज से याद ही रख लो, वही 2 प्लस √3 2 माइनस √3, टेन और कॉट की बिरादरी में है ही 2 प्लस √3, और तो कॉट 15 की बात करें तो माइनस है तो प्लस, कॉट में उल्टा हो रहा है ना काम, कॉट के सूत्र में भी उल्टा है तो टेन के मान का भी उल्टा होगा, क्यों, भारत के निवासियों टेन 15 का मान होता है 2 प्लस नहीं 2 माइनस √3, बहुत बढ़िया, तो हमारा जीवन सुधर गया, 2 माइनस √3 कैसे याद रखते हो 15 को, ये देखो एक लड़का बोला कोई, ये बोला बिल्कुल, और फिर कॉट की जब बात आती है तो 45 माइनस किया, लेकिन कॉट में चीजें तो उल्टी हो रही ना, तो माइनस है तो कॉट जस्ट लाइक अ कॉस, है ना, तो कॉट जस्ट लाइक अ, तो फिर आप समझदार के सारे का भी 75 की बात करोगे तो क्या आएगा, 45 प्लस चिन्ह प्लस है तो उत्तर, तो फिर उत्तर बदलने वाला नहीं है, 2 माइनस, यस या नो, 2 माइनस, देख लेना, हल कर लेना जाओ, तुम्हें चुनौती दे रहे, 2 माइनस √3 इतना याद है बच्चों, और इसको तो निकालना ही नहीं है, क्यों, ये हम लोग कैसे करें, 90 में कितना जोड़ दें 15, ये तो ऐसे पढ़ाई करी हम लोगों ने, और 90 पे अपना अनुपात कैसा हो जाता है, तो 10 15 हुआ, अब किस चतुर्थांश में है माइनस हो जाएगा, और 10 15 का सब बच्चों को उत्तर रखा होगा, क्या होगा 2 माइनस √3, तो ये अपना कितना है √3 माइनस, तो ये वाला भी अच्छा सवाल है, जल्दी से इसके आंसर रटे नहीं है ना, रटे जाएंगे, हम गणित रटवा सुना रहे हैं, कृपया इसको लिख लेना, क्योंकि ऐसा कहीं किसी को टक्कर लग सकती है, कॉट 105 में फिलो में रट्टा लगाओगे 2 प्लस √3 2 माइनस √3, और हम देंगे नहीं √3 -2, हम दे देंगे √3 + 2 और डी नन ऑफ दीस, √3 -2 खा जाएंगे, तो लड़का फिर पता क्या करेगा, ये तो इन्हीं दो में से कोई एक होता है, ये 2 + √3 या 2 माने ठोको आंसर बराबर होगा, देखा जाए, हम बता रहे तुम्हें भाई, ये गणित है, ये गणित है, एग्जाम से पहले सिर्फ ये देख लो कि हमसे गलतियां कौन कौन सी हो सकती हैं, तो हम ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, अपेक्षाकृत की क्या क्या हमें आता है, ठीक है, एनीवेज का क्या होता है रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम एनीवेज है, चलो भाई बोलो, तो अब बोलो, अब काम हो गया सबका, छाप छाप लिया सबने, फिर हम शुरू करेंगे, 65 का तो निकाल नहीं सकते हो, 65 का निकाल सकते हो, 65 का, 65 नहीं निकलेगा ना, 45 + 55 60 20 नहीं निकलेगा, तो फंस जाएगा, वो नहीं निकलेगा, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत है किसी को, चलिए अब जरा लिखिए एक सवाल, समकोण मिक्स चल रहा है, क्या चल रहा है, अब कुछ नहीं है, सब हो गया कोर्स, वो जो है वो मसाला थोड़ा बचाए रख रहे हैं अभी धीरे धीरे, कल बड़ी दिवाली छोटी दिवाली वहां पे फूकना है कि नहीं फूकना है, कि अभी फुकवा दोगे लोग, तो स्टोरी खराब है, अभी पता चलेगा कौन विलेन मारा जाएगा, तो बाद में पता रहने दो, अभी तमाम फालतू कैरेक्टर इसमें आ रहे हैं, पता चलेगा कटप्पा है, कटप्पा मारा गया था, कटप्पा मरा ही नहीं था, कटप्पा ने बाहुबली को मारा था, और कटप्पा दोनों ही पार्ट में नहीं मरा, पार्ट 1 और पार्ट 2, मामा मरा नहीं था, हाँ कटप्पा है, साला कटप्पा बहुत खतरनाक था, बुढ़ा बहुत तेज था वो, पहली पार्ट में उसने बाहुबली को क्यों मार दिया था, छुट्टी नहीं दे रहा था गधा होगा, नहीं हमें अभी नहीं पता कटप्पा ने बाहुबली को मारा था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था, इल्जाम लगा दिया था, हाँ शिवगामी देवी ने कहा था, हाँ ठीक है तुम्हें बाहुबली को मारना पड़ेगा, क्योंकि लोग उसने अफवाह फैला दी थी कि बाहुबली जो है पब्लिक को लेकर राजमाता को मारने का प्लान कर रहा है, भल्ला और देव को मारने का प्लान कर रहा है, और उसने अपने ऊपर झूठा अटैक करवाया था शिवगामी दिखाने के लिए, तब जाके कटप्पा ने कहा कि मुझे माफ करना, पीछे तलवार घुसेड़ दी थी, तब जाके फिर इसने जो है बल्लाल ने कहा कि वो मर गया बाहुबली, तो अब राजमाता को चलो किडनैप करते हैं, तब फिर मामा बचाता है, पहुंच के वो पूरा दरवाजा लगा देता है, और शिवगामी भी भाग जाती है, और फिर बाहुबली का लड़का पैदा हो जाता है, तो सिर पे रख लेते हैं, तो वो तो नदी में ही डूबती चली जाती है, यार वास्तव में लोग कैसी मूवी बनाते हैं, ये बॉलीवुड वाले सारे बना ही नहीं पाएंगे, एक्चुअली ये 1 2 के 4 वाले हैं, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, और हम लोगों को पिक्चर मजा आता है नदियां हो पहाड़ हो हाथी हो, पिक्चर मतलब क्या रुपया बर्बाद कर ही रहे हो, तो जब फेक देखी रहे हो ज्यादा बड़ा फेक देखो भाई जब फेक देख ही रहे हो, सब झूठी चीजें देख रहे हो, तो फिर इतना बड़ा झूठ देखो कि वो केजीएफ पूरा भारत को जो है, रवीना टंडन प्रधानमंत्री थी, पार्लियामेंट में जा रहा है, और मैं मतलब सोच मतलब नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में, और कोई गुंडा बदमाश टाइप का आदमी जा रहा है पार्लियामेंट, घर से देखना मैं आ रहा हूँ फलाना ठिकाना, कितना बड़ा फेक है, और उसी मजा आ रहा है, क्यों हमारे तुम्हारे अंदर जानवर बैठा है, तो वो चाहता है ऐसे ही बन जाए, और वही चीज दिखाई जा रही है, तो हमारा जिगरा खुल जाता है, किसी मन होता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और सब सर्वोच्च न्यायालय लोग बैठे हो, और वहां राइफल खड़े हो जाए, तो मजा तो इसी में आएगा, मजा तो इसी में, नो डाउट मजा है इसमें, हो नहीं पाता तो क्या करे, तब पहले संविधान था नहीं, तो कोई एक आदमी निकलता पूरा देश जीत लेता था, तो भाई तो मजा होता था होगा,
बड़े बड़े राजाओं का नतमस्तक हो जाओ, मतलब मजा आता है यार। ठीक है, हम लोग भी मन ही मन में खुश हो जाओ। ठीक है, अब उसने ये कहा कि समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा 2 सेंटीमीटर व दूसरी भुजा 3 सेंटीमीटर है। एक भुजा 2 सेंटीमीटर व दूसरी भुजा 3 सेंटीमीटर है, वह दूसरी भुजा 3 सेंटीमीटर है। बेटा सुनो, 2 को 4 कर लेना, 2 के 4, 5 हमने पूछा ही नहीं, इतना होशियार कैसे हो गए, आपको अब चीज घुमा दे रहे हैं। अब उसमें बड़ी भुजा को अक्ष मानकर, पूछ कुछ और रहे थे, अब पूछें कुछ और। अब अब हम लिख भी रहे हैं, अब हम लिख रहे हैं। अब बड़ी भुजा को अक्ष मानकर, बड़ी भुजा को, चलो अच्छी बात है, याद आ रहा है, भुजा को अक्ष, अब चुप रहो, बड़ी भुजा को अक्ष मानकर शंकु बनाया गया, बड़ी भुजा को अक्ष मानकर शंकु बनाया गया। आगे बताओ क्या हो सकता है, अब कुछ नहीं पूछेंगे। बड़ी भुजा को शंकु मानकर, बड़ी भुजा को अक्ष मानकर शंकु बनाया गया, तो उसके आधार का व्यास ज्ञात करो। अब चुप रहो पहले, तो अब चुप रहो, फिर हम सबसे पूछेंगे ना, मोहल्ला से पूछेंगे। तो आधार का व्यास तथा 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 तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। इतने कठिन कठिन सवाल इतने दिमाग में सेट कैसे हो गए? इतने कठिन हम पहली बार पढ़े तो नहीं सेट हुए, तुम लोग एक्चुअली तुम लोग फिगर सेट कर लिया ना, स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हो, कोई रट नहीं रहे हो, एहसास हो कि एक पावन कहानी हो गई है। आधार का व्यास का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो तथा 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 त्रिज्या ज्ञात करो, तथा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। यदि यदि नहीं नहीं बहुत मजा आ रहा है, तुम लोग उत्तर बताओ, हम और घुमाएंगे। यदि छोटी भुजा के परितः घुमाया जाए, रुक जाओ, परितः घुमाया जाए तो शंकु की, क्या बात है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो। ऊंचाई वह वह उस समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। ये चुप रहो, मनी मनी सुनो, लंबाई ज्ञात करो तथा इसका व्यास व त्रिज्या क्रमशः ज्ञात करो। और अब इसमें कई प्रश्न है, मैं खड़ा करके किसी सब पूछूंगा। और इस नए समकोण त्रिभुज का वह पिछले समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का, क्या बात है, अनुपात ज्ञात करो। ओ भाई ये सवाल है, ये भाई जो ऑनलाइन में देख रहा हो तो सिर ना खुल जाना, पहले लिख लो, सरल है, फिर आराम से पढ़ना, लिख लो। ऐसा लग रहा है कि एक सिंगल में एक शेर रहता था, अब तो हमें तो नहीं पता क्या क्या हमने पूछ लिया, अब मैं देखूंगा इसको। अब इस सवाल लिख लो, अब इस सवाल में टोटल प्रश्न संख्या बनाएंगे तो आधार का व्यास नंबर 1, पहला प्रश्न, जबकि मेरे को उत्तर देगा तो कहेगा पहले का ये है, तथा तिर्यक ऊंचाई दूसरा प्रश्न, तथा वृत्त की त्रिज्या तीसरा प्रश्न, ऊंचाई चौथा प्रश्न, समकोण त्रिभुज के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो पांचवा प्रश्न, तथा इसका व्यास 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 और त्रिज्या का क्रमशः बताना है, तो फिर छठा प्रश्न, और इस नए समकोण त्रिभुज व पिछले समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। 7 प्रश्न है, कितने हैं? अब अपनी कॉपी में लिखो, हमें ज्यादा बातें ना करो, 7 और नंबर 1 लास्ट में आंसर होने चाहिए, पहले का ये दूसरे का ये तीसरे का, समझ जाए कितने पढ़ रहे हो। शुरू करो बहुत आराम से, समझ ओ हेलो दोबारा कोई आंसर तब नहीं था, वैसे निकलते चले गए, पढ़ोगे आंसर आ रहे हैं। अब चलो आ रहे हैं हम लाठी लेकर, लिख लो पहले, जो नहीं बताएगा आज हम थोड़ा सा दबा देंगे। मैं सारे आंसर पहले मनी मन में क्या लिख लेता हूँ हाथ पे, ऐसे सीट पे आके समय बर्बाद होगा ना, और एक पर्ची लिख लें। आधार का व्यास
इसको व्यास व त्रिज्या 8 7 7 में है। चलिए हमने अपने आंसर लिख लिए। हाँ भाई सीट पे खत्म हो पाया, देखें रुक जाओ। हाँ बात नहीं करेंगे हम, किसी से कोई बात नहीं करेंगे ना समझाएंगे। ये तो ठीक है, लेकिन ये रुक जाओ, नंबर हम पे देख लें, हमसे निकलती हो गई। हाँ रुक, चुप रहो, तुम चुप रहो। छोटी भैया के बर्तन घुमा दिया, छोटी वहां के बर्तन घुमाया तो फिर वो त्रिज्या फिर 4 हो गई ना, या 8 हो गया है ना। हाँ भाई हमने कहा ऐसा गलती धोखे से गलत डंडा ना लग जाए। अब लाओ एक डंडा लाओ, जितने गलत उतने डंडे। हाथ टूट जाएगा फालतू। लगा बड़ा तेज है भाई, लगा लिया सब। लगाओ लगाओ तो हम आ रहे हैं, जो लगा लिया वो फिर वापसी में तो किसी से नहीं पूछेंगे, वापसी में सबको मारते जाएंगे। 4 तक पहुंच पाए लोग। अरे बोलो ना इधर तो नंबर लिखा। उसी नंबर चाहिए, दूसरा कहाँ है, दूसरा नंबर ठीक। अरे चुप रहो। चौथा 5वां नंबर, छठा कहाँ है, कौमा है। अच्छा हमने कहा ठीक। हाँ तो ठीक, अरे उसका अनुपात भी आ सकता है ना। ठीक जाओ, सही है तुम्हारा। पीछे सही है, का ब्याज सही है, 3 का 6 हो गया ठीक। चौथा नंबर है, चौथा नंबर में शंकुचाई वाला। अरे गधा, शंकुचाई का 4 कैसे हो गई, मतलब उल्टा लाओ हाथ करो। क्या क्या है, एरिया। हाँ थोड़ा थोड़ा डंडा ले लो, बात हो गई। हाँ चलो सही है, देखें 6 5 3 3 5 4। तुमने सही निकाली यार, सब हमें तुम्हारा सही लग रहा है भाई। गुड, वेरी गुड।